नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 360 में। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की हेडलाइंस। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार के लिए खुलेगी राह। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। एफटीए से कैसे मिलेगा ग्रोथ को बूस्ट। डीमैट डकैत फिर हुए एक्टिव। मुंबई के बुजुर्ग दंपति के डीमैट खाते से उड़ाए 3 करोड़ से ज्यादा के शेयर। इंडिया 360 में बताएंगे कैसे हुआ यह डीमैट डाका और कैसे इन धोखाधड़ी से बचना है। सुस्त कारोबार के बीच बढ़त बनाने में बाजार कामयाब। निफ्टी 23 अंक चढ़कर 18,250 के ऊपर बंद। सेंसेक्स में रही 90 अंकों की मजबूती। नायका का शेयर लगातार तीसरे दिन लुढ़का। आज सीएफओ के इस्तीफे से बना दबाव। पेटीएम, डिलीवरी जैसे दूसरे न्यू एज शेयर भी 3 से 5% गिरकर बंद। अमेरिका के वर्जीनिया में खूनी खेल। वॉलमार्ट स्टोर में शूटआउट में 10 लोगों के मारे जाने की खबर। शूटर को पुलिस ने मार गिराया। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा नजर डाल लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक पूरी कहानी आपको बताते हैं। खबरें किस तरह से आगे बढ़ रही थी, पल पल का पूरा अपडेट इस कहानी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन खबरों में बने हुए हैं और इसकी वजह है तिहाड़ जेल के बाहर आ रहे उनके लगातार वीडियोस। आज सुबह सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ में जेल में बंद सत्येंद्र जैन के नए वीडियो में दिख रहा है कि बैरक के भीतर जैन को खाना परोसा गया है और एक व्यक्ति लगातार उनकी सेवा में जुटा हुआ है। इससे पहले जैन के 4 वीडियो सामने आए थे जिसमें वो जेल में मसाज कराते दिख रहे हैं। बीजेपी इस वीडियो को लेकर काफी हमलावर है। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने ये निश्चित कर लिया है कि हवालाबाज को जेल में सजा नहीं मिले, मजा मिले। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि खाना और इलाज सही तरीके से नहीं मिल रहा है। जेल में जैन का वजन 28 किलो घट गया है, लेकिन अब जेल सूत्रों से पता चल रहा है कि उनका वजन घटा नहीं बल्कि बढ़ गया है। सत्येंद्र जैन का मामला टीवी चैनल्स पर चल ही रहा था और इस बीच श्रद्धा मर्डर केस को लेकर भी नया खुलासा हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साल 2020 में श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ पुलिस में लिखी शिकायत दी थी। इसमें श्रद्धा ने बताया था कि आफताब उसके टुकड़े करने की धमकी देता है। आफताब की हिंसक प्रवृत्ति से परेशान होकर श्रद्धा वालकर ने मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की थी। श्रद्धा ने पुलिस को कहा था कि आफताब से उसकी जान को खतरा है। उधर दिल्ली पुलिस ने आफताब के माता पिता का बयान दर्ज किया। श्रद्धा की मौत से कुछ देर पहले की आखिरी चैट भी सामने आई। 18 मई को रात 9 से 10 बजे के बीच श्रद्धा की हत्या हुई। इससे पहले शाम 4:30 बजे श्रद्धा ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था। और आज सुबह ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई। आज सुबह बुरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। बुरहानपुर जिले के बोंदरली गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो मध्य प्रदेश आ गए हैं। 370 किलोमीटर यहां वो चलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये तिरंगा श्रीनगर तक जाएगा और वो डरने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार चुनाव में रिकॉर्ड मतदान होगा। पीएम ने कहा कि युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले यंग वोटर्स ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बताएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब 1 हफ्ते से भी कम का समय है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल गुरुवार को पेश करने के लिए कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। जजों ने कहा कि हाल ही में हुई नियुक्ति से अभी जारी चयन प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सकेगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ के नेतृत्व वाली 5 जजों की बेंच ने माना कि नई नियुक्ति की फाइल देखना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने इसे गैर जरूरी बताया था, लेकिन जजों का कहना था कि अगर इस नियुक्ति में कोई कमी नहीं है तो फिर सरकार को फाइल दिखाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
आज के मौसम पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज मौसम का पारा माइनस में पहुंच गया। आईएमडी के मुताबिक कम से कम एक हफ्ते तक टेम्परेचर माइनस में रह सकता है। आज श्रीनगर का टेम्परेचर -0.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो शून्य के करीब है। राज्य के पहलगाम में तापमान -4.8, गुलमर्ग में ये -4 डिग्री पहुंच गया। घाटी के कई हिस्सों में भी रात का टेम्परेचर माइनस में है। वहीं जम्मू क्षेत्र के न्यूनतम टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक गिर गया है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को संसद में मंजूरी दे दी है, यानी कि अब दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार हो सकेगा। दोनों देशों के बीच एफटीए को लेकर अप्रैल से ही चर्चा जारी थी और अब ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी मिलने के बाद ट्रेड डील पर दोनों देशों ने जनवरी से काम शुरू करने का मन बना लिया है। इस डील से न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को फायदे होंगे बल्कि भारत के लिए भी नया मार्केट खुलेगा। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक एफटीए के जरिए उन्हें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में कारोबार करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डॉन फेरेल ने कहा था कि इस एग्रीमेंट के जरिए सर्विस कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए नए मौके पैदा होंगे। ऑस्ट्रेलिया भारत में फूड, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में अपना दायरा बढ़ाएगा। वहीं भारत की बात करें तो इस एग्रीमेंट से भारत को एक्सपोर्ट में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगी। एग्रीमेंट भारत को 96% एक्सपोर्ट में जीरो ड्यूटी एक्सेस देगा। इस एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा फायदा जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर फुटवेयर, फूड एंड एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को मिलेगा। एग्रीमेंट से भारत को ऑस्ट्रेलिया के मिनरल रिसोर्सेज का भी फायदा मिलेगा। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच 5 साल में 4500 से 5000 करोड़ डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार मुमकिन है। जहां यह एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा देगा, वहीं चीन पर ऑस्ट्रेलिया की निर्भरता कम करने के लिए भी मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल ट्रेड में चीन की भागीदारी करीब 31% है। भारत के साथ एग्रीमेंट होने से तय है कि चीन की धाक कम होगी। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, कनाडा भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की लाइन में खड़े हैं। इनफैक्ट जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है, उसके जो तमाम देश हैं, 6 देश, उनमें से एक के साथ तो हमारी डील हो चुकी है यूएई के साथ, लेकिन जो बाकी 5 हैं उनके साथ भी अब नेगोशिएशन शुरू होने वाले हैं। इधर कनाडा के साथ एफटीए को लेकर जल्द दोनों देशों के बीच बैठक होगी और भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होना है। ब्रिटेन की तरफ से एग्रीमेंट के ज्यादातर सेक्शंस पर सहमति बन चुकी है। बचे हुए सेक्शंस पर भी जल्द सहमति बनने की उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर साइन होते ही दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कारोबार सरल हो जाएगा। दोनों ही इकोनॉमीज इसका फायदा एक दूसरे से जरूर उठाएंगी। हाँ, लेकिन एफटीए के मायने क्या है और क्या वाकई में ग्रोथ का आधार जो मुक्त व्यापार है वो बन सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ग्लोबल नेटवर्क के फाउंडर एंड सीईओ जगत शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि लगातार इस पर बातचीत हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक आर्टिकल में पढ़ रहा था और उनका ये कहना है कि ये रश है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रश है भारत का, जिसको उन्होंने बाकायदा डिकोड भी किया कि क्यों ये जरूरी है। आपके नजरिए से अभी हम थोड़ा सा कंट्री वाइज अलग रखें तो ओवरऑल जो एफटीए का पूरा सिस्टम है ये भारत के लिए कितना जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए? देखिए दीपक, कि जब बहुत साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो 25% ग्लोबल ट्रेड का शेयर हमारा हुआ करता था। और उस समय सोने की चिड़िया इसलिए कहलाते थे क्योंकि वो नॉलेज इकोनॉमी थी। आज फिर नॉलेज इकोनॉमी है और इसमें इंडिया का जो नॉलेज, जो सर्विस सेक्टर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में। इस साल अप्रैल में $100 ट्रिलियन पूरे वर्ल्ड ने इकोनॉमी क्रॉस की। उसमें जो 27 ट्रिलियन डॉलर यूएस की है, 19 ट्रिलियन डॉलर चाइना की है, 3.5 ट्रिलियन इंडिया की है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है और 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है। तो पहली बात तो मेरी जो समझ में आता है,
वो एक्सपोर्ट के बिना ये अचीव हो नहीं सकता। और एक्सपोर्ट्स में भी सर्विस सेक्टर खास करके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसमें इंडिया का एडवांटेज है। और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं देशों के साथ, तो उससे साबित हुआ है पूरे दुनिया में कि ग्रोथ फास्ट होती है दोनों नेशंस की, इनोवेशंस होते हैं, क्योंकि इनोवेशंस का भी फाउंडेशन जो है वो नॉलेज है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, क्यों वो भी एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। आज आप देखिए, आपने चाइना की बात की कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी जो इकोनॉमी में पकड़ है, वो उसका एक कारण प्रोडक्टिविटी है चाइना की, तो वो भी दोनों देशों की इंप्रूव होगी। हाई इनकम एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ बोथ द नेशंस। तो इस नॉलेज इकोनॉमी में और इंडिया में तो मैं हमेशा कहता हूं कि इट इज इजियर टू अर्न अ डॉलर देन अ रूपी। तो हमको अगर ये गोल्स अचीव करने हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इज द वे। एब्सोल्युटली सर। और ये नेगोशिएशंस हमारे लगातार चल ही रहे थे, और हमने देखा कि अलग अलग देशों के साथ जो हमारे मुक्त व्यापार समझौते हैं, उसके लिए बैक चैनल से हो, चाहे वो द्विपक्षीय सीधे आमने सामने की बात हो, बहुत ही एक खुले वातावरण में बात चल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि भारत अब चाहता है कि खास तौर से जो हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर जो टारगेट थे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, एक्सपोर्ट्स को लेकर जो हमारा, हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जब बनना चाहते हैं, उसकी दिशा में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की आवश्यकता होगी। अभी हम ज़्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक हैं, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, और हमारे तो लक्ष्य भी रखे गए थे $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के, तो उस दिशा में बड़े महत्वपूर्ण होंगे। अब सर, जो आज का डेवलपमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, सर इस एफटीए के बाद भारत को क्या मिलने वाला है, हमारे लिए किस तरह के द्वार खुल रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन छोटा है, कंट्री बड़ा है, 2.6 करोड़ 26 मिलियन पॉपुलेशन है वहां का, और वहां, लेकिन वहां की इकोनॉमी बड़ी है उस पॉपुलेशन के हिसाब से, $1.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इंडियन बिजनेस पीपल ने हमेशा शायद गलती ये की कि उसका छोटा पॉपुलेशन देख के ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, इसलिए चाइना का डोमिनेंस वहां हो गया। तो अभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से, एक तो देखिए आईटी सेक्टर सबसे बड़ा गेनर हो गया इसमें, और वो तो अपनी इंडिया की वैसे भी स्ट्रेंथ है। फिर आपका इंडियन शेफ्स को वीजा देना, योगा इंस्ट्रक्टर्स को वीजा देना, ये तो हमारा सॉफ्ट कैपिटल है, सॉफ्ट जो हमारी पावर है, वो उससे हमारा रिलेशनशिप पीपल टू पीपल एंड ट्रेड भी बढ़ेगा। फिर स्टूडेंट्स को वहाँ वर्क करने की जो परमिशन मिली है, हमारे इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स, आज देखिए चाइना भी इंडिया के फार्मास्यूटिकल से डरता है, इसीलिए वहां पे अप्रूवल्स नहीं देते, तो वो उसका जो अप्रूवल ऑस्ट्रेलिया में अब फास्ट हो जाएगा, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और जैसे आपने बताया कि 96% इंडिया की प्रोडक्ट्स के ऊपर जीरो ड्यूटी लगने वाला है, जिसमें पहले 5% लगता था। तो मैंने एक एक्सरसाइज की थी कि 650 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं इंडिया के जो सिर्फ 5% के प्राइस डिफरेंस में है चाइना से इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट। तो आप समझिए कि ये 650 प्रोडक्ट, वो सारे के सारे 650 प्रोडक्ट उस लिस्ट में है, एफटीए के लिस्ट में। तो हमको जो एक प्राइस डिसएडवांटेज था चाइना के खिलाफ, वो भी बढ़ जाएगा। तो अभी बहुत जरूरी है कि हमारा इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इंटरेस्ट ले और वहाँ एग्रेसिवली काम करे। फायदा क्या है, इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख है, 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि एवरेज एज ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया इज 34 ईयर्स। तो ये तो कंज्यूमर एज है, ये तो वहाँ हमारे एम्बेसडर्स है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 8 लाख में 8 लाख लोग अगर 10-10 ऑस्ट्रेलियन नॉन इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को कनेक्ट करें, तो 80 लाख 2.6 करोड़ में से 80 लाख लोग तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और अभी 12 वहाँ हमारा पॉलिटिक्स में, जैसे यूके में पॉलिटिक्स में काफी आगे है इंडियंस, यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ करते थे, अब हो गए। अभी हमारे 12 इंडियन ओरिजिन के ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस है गवर्नमेंट में वहाँ। तो ये सब चीजों को हमको लिवरेज करना चाहिए, और हमारे बिजनेस कम्युनिटी को इस समय ऑलमोस्ट आप देखिए कि 6000 प्रोडक्ट हमारे एफटीए में 96% एग्जेम्पशन में आ गया, और उसमें से आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए, स्पोर्ट्स गुड्स भी आ गए, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया, जो हमारी स्ट्रेंथ है। राइस में हम लोग बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं पूरे दुनिया में, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, ये सब इंडिया के स्ट्रेंथ सेक्टर्स है। और ये टू वे है, ये देखिए ये वन साइडेड नहीं है कि खाली इंडिया को फायदा हो रहा है। अब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को 1.4 बिलियन लोगों का जो इंडिया का मार्केट है वो ओपन अप हो रहा है।
तो उनकी उनकी भी जो स्ट्रेंथ है, वाइन है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल। उनके फ्रूट्स हैं, लेंटिल्स हैं, तो टू साइड बेनिफिट है। एब्सोल्युटली, दोनों साइड्स के लिए विन विन सिचुएशन, और इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते भी हैं। और जैसा हमने बताया भी कि जो एक्सपोर्ट को लेकर जो हमारी एक अवधारणा है, हालांकि वो टारगेट हमने अचीव कर लिए हैं, $400 बिलियन टारगेट, एनुअल टारगेट, उसको हमने काफ़ी पहले तो नहीं, बट रिसेंटली अचीव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम फार्मर्स और बाकी सबको बधाई भी दी थी उस पर। लेकिन अब थोड़ा सा यूके की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम एफटीए की बात कर रहे हैं और यूके की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। सर, वहाँ पे जो हाईली प्रोटेक्टेड सेक्टर्स हैं, जो वाइन्स का है, ऑटोमोबाइल का है, उस पर तो सबकी नज़र है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा हमें बहुत ही ईजी एंट्री रूल्स के लिए हम राह देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। तो यूके से जो हमारा एफटीए जो संभवतः बहुत जल्दी हो भी जाएगा, उसमें हमारे लिए क्या क्या संभावना है सर? तो उसमें भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं कि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की बात की, तो यूके की इकोनॉमी $3.2 ट्रिलियन है, लेकिन हमारा ट्रेड उसके साथ बहुत कम है। हमारा टोटल टू वे ट्रेड $17 बिलियन है खाली। 10 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 7 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। तो एफटीए के होने से मेरा मानना है कि अगले 2 सालों में 17 बिलियन का ट्रेड 25 बिलियन तक पहुंच सकता है। और पर्टिकुलरली आपने जो बात की कि हमारे स्टूडेंट्स का वीजा, वहाँ का काम करने का परमिशन, बाकी सर्विस सेक्टर के लिए, वो भी वहाँ पे तो बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है इंडियन सर्विसेज का। तो वो साइन होता है तो मेरे ख्याल से क्या होगा कि हमने पहले यूएई के साथ साइन किया और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया। तो मुझे बहुत विश्वास है कि दोनों देश, इंडिया और यूके, दोनों देश इन दोनों एफटीए में से भी कुछ लेसन्स जो लिए हैं उनको भी इम्प्रूव करके ये एफटीए साइन करेंगे यूके का। और जो मेरे ख्याल से छोटे लास्ट के थोड़े बहुत निटी ग्रिटीज रह गए हैं, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये दिसंबर के पहले साइन हो जाना चाहिए और दोनों देशों को बहुत फायदा होगा उसको लेके। एब्सोल्युटली। अब एक रह गया है जीसीसी, और जीसीसी में से एक के साथ यूएई के साथ, जो 6 कंट्रीज हैं उनमें से यूएई के साथ हमने ऑलरेडी अपना एफटीए फिक्स कर लिया है, लेकिन बाकी 5 कंट्रीज भी देख रहे हैं हमारी ओर, और हम भी देख रहे हैं। ये कितना सिग्निफिकेंट होगा सर भारत को ग्रोथ के नजरिए से? बिल्कुल, ये भी क्योंकि यूएई के अंदर भी आप देखिए तो वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन इंडिया का यूएई में है, और वहाँ की इकोनॉमी भी खूब ग्रोइंग है। और तो वहाँ जैसे यूएई के साथ हुआ, तो यूएई का ही एग्जांपल लेके जीसीसी में बेनिफिट होने वाला है। और भले आप देखिए कि सिर्फ 9.5 मिलियन पीपल हैं यूएई में, 95 लाख, लेकिन $72 बिलियन का हमारा ट्रेड है उनके साथ, सेकेंड हाईएस्ट ट्रेड है। तो सिर्फ यूएई के साथ 72 बिलियन है, और वो भी वो जो है 100 बिलियन एक्सपेक्टेड है कि हम 2 साल में क्रॉस करेंगे बिकॉज ऑफ एफटीए। तो यही पोजीशन जीसीसी कंट्रीज के साथ होने वाली, क्योंकि जो फीचर यूएई और इंडिया के बीच में है इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, वही फीचर्स बाकी सारे जीसीसी कंट्री के साथ हमारे मैच करते हैं। अब वहाँ पॉपुलेशन के साथ अगर इंडियन ओरिजिन का पॉपुलेशन का परसेंटेज देखेंगे तो सब जगह सिमिलर मिलेगा। और पर्टिकुलरली उसमें अगर सऊदी अरेबिया के साथ हो जाता है तो इट इज ए गेम चेंजिंग, क्योंकि अभी आप देखिए वो लोग $1 ट्रिलियन की तो खाली नियोम सिटी बना रहे हैं। और अभी इवन कतार में अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर सारा फूड रिक्वायरमेंट उन्होंने इंडिया से लिया है। इतने सारे विजिटर्स आए हैं, वहाँ तो कुछ फूड होता नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं है, ना फूड प्रोसेसिंग है, तो बहुत बड़ा उनका इंपोर्ट इंडिया से गया है। तो ये सब एफटीए होने के बाद तो और भी बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। और बहुत जरूरी है इस समय कि हमारे जो इंडिया के बिजनेसमैन है वो एक ये मैसेज लें कि हमको एग्रेसिवली इन मार्केट्स में जाना पड़ेगा एफटीए के बाद। सिर्फ एफटीए करने से कुछ नहीं होगा, हमको वहां जाके ऑफिसेज खोलनी है, वेयर हाउसेज खोलने हैं, वहां पे जाके हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखने हैं, डेलीगेशंस लेके जाने हैं, वहां के लोगों को मिलना है, एजुकेट करना है। तो थोड़ा हमको भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, तब ये गोल्स अचीव होंगे। और थोड़ा वहाँ फिजिकल प्रेजेंस भी इन सब देशों में बढ़ाना पड़ेगा।
एब्सोल्युटली सर। और जब हमने विड्रॉ किया था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि आरसीईपी से, तभी लग रहा था कि हम अब एक तरह से यू टर्न हमने लिया था, और तब से ही हमारा जो पूरा का पूरा फोकस था वो ज़्यादा मुक्त व्यापार समझौतों पर था। और इससे पहले हमने जो देखा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता ही रहे हैं, सिंगापुर के साथ हो, हमारा कोरिया के साथ हो, जापान के साथ हो, आसियान के साथ हो, ये सब तो है ही है। और अब हमने देखा कि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मूर्त रूप में आ चुका है, जीसीसी के साथ कल से नेगोशिएशंस फॉर्मली शुरू हो रही हैं। स्वाभाविक रूप से फूड सिक्योरिटीज, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी मेजर्स में इस पर काम होगा, लेकिन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फॉर्मल लॉन्च होना नेगोशिएशंस का, ये बहुत बड़ा स्टेप है आगे की दिशा हमारा जो तय करने वाला है। और जीसीसी में जैसा हमने आपको बताया, सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कतर रह गया, कुवैत रह गया, ओमान रह गया, बहरीन रह गया। इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हमको क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये जगत सर ने बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही आसान भाषा में। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, एफटीए पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, हाल ही के दिनों में जालसाजी के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं, और जालसाज सिर्फ बैंक खाते से पैसे नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि अब डीमैट खातों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुंबई से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग दंपति के डीमैट खाते से 3 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स उड़ा लिए गए। मामले का आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, मामले की जांच भी जारी है। जी बिजनेस ने अपनी मुहिम ऑपरेशन डीमैट डाका के जरिए डीमैट अकाउंट के नाम पर होने वाले अलग अलग फ्रॉड्स को लेकर अपने व्यूअर्स को जागरूक किया था। हमने हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के नेतृत्व में अपने तमाम दर्शकों को आगाह किया था, पूरा मॉडस ऑपरेंडी बताया था, कैसे इनसे बचना है ये भी आपको बताया था। और इसीलिए इससे जुड़ी हुई हम कोई खबर छोड़ते नहीं हैं। हम इसीलिए आज कह रहे हैं कि डीमैट डाका के जो डकैत हैं वो एक बार फिर से अटैक के लिए तैयार हैं, इसलिए आपको सतर्क होना एक बार फिर से आवश्यक है। वक्त वक्त पर हम आपको बताते रहेंगे कि अपने डीमैट अकाउंट को आपने सुरक्षित कैसे रखना है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज का डीमैट डकैत ने जो वापस अटैक किया है उसकी पूरी कहानी समझिए। डीमैट डकैत एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। डीमैट अकाउंट पर डाका डालकर शेयर्स उड़ा लेने की एक और घटना सामने आई है। मुंबई के बोरीवली इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति फ्रॉड का शिकार हुए हैं। दरअसल अपनी दिव्यांग बेटी के साथ रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने कई साल पहले शेर खान ब्रोकिंग कंपनी के जरिए डीमैट अकाउंट खोला था। उन्होंने कुछ कंपनियों के शेयर भी खरीदे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन शेयर्स पर किसी और की भी नजर है। पुलिस के मुताबिक कई साल पहले शेर खान ब्रोकिंग कंपनी में ही काम करने वाले नरेश सिंह ने ब्रोकिंग कंपनी से काम तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी नजर इन बुजुर्ग दंपति के शेयरों पर बनी रही। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहले तो मोबाइल पर नंबर बदला और उसके बाद DIS स्लिप के जरिए करीब 16 कंपनियों के शेयर एक दूसरे फर्जी नाम पर ग्लोब इंडिया लिमिटेड ब्रोकिंग कंपनी से ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद DIS स्लिप के जरिए करीब 16 कंपनियों के शेयर एक दूसरे फर्जी नाम पर ग्लोब इंडिया लिमिटेड ब्रोकिंग कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। इन शेयरों की कीमत करीब 3 करोड़ 14 लाख थी। मजे की बात यह है कि नरेश ने ग्लोब इंडिया लिमिटेड ब्रोकिंग कंपनी में भी काम किया था, जिसकी वजह से उसे दोनों ब्रोकिंग कंपनी में होने वाली हर चीज के बारे में पता था और इसी का फायदा उठाकर उसने इस ठगी को अंजाम दिया। वो दोनों कंपनियों में ये पहले काम कर चुका था, तो इसे मोस्टली पता था कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं या फिर कौन सा एप्लीकेशन करने के बाद एड्रेस वगैरह चेंज कर सकता है या फिर DIS स्लिप्स भर के वो ट्रांसफ़र कैसे करवाते हैं, उसके बारे में उसको काफ़ी जानकारी थी। इस वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने सबसे पहले उस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जिसमें शेयर बेचकर पैसे ट्रांसफर किए गए थे। उसके बाद पुलिस ने पता करना शुरू किया कि आखिर ये शेयर बिना उस बुजुर्ग दंपति की इजाजत के एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कैसे हुए। इसको लेकर पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि ठग ने बुजुर्ग दंपति के कम जानकार होने का फायदा उठाया। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ कर ली है और मामले की जाँच जारी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरह की ठगी को कैसे अंजाम दिया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह की ठगी में ज्यादातर कंपनी के लोगों की मिलीभगत होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये ठगी ऐसे लोगों के साथ ज्यादा होती है जो कम जानकार होते हैं या फिर जो अपने डीमैट अकाउंट का रेगुलर अपडेट नहीं रखते।
ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हम रेगुलरली अगर चेक करते रहे कि क्या वो नंबर वैलिड है, क्या हमारा नंबर किसी ने बदल तो नहीं दिया एंड हमारा केवाईसी अप टू डेट है। दूसरा, जब कभी भी कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे तो उस पे थोड़ा अविश्वास जताकर उसे पूछिए कि ये किस किस मुद्दतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी नरेश के अलावा और भी कुछ लोग इस ठगी में शामिल हैं, जिनका पता पुलिस लगा रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगा रही है कि नरेश ने क्या इससे पहले भी इस तरह की किसी ठगी को अंजाम दिया है या फिर उसका ये पहला मामला था। पुलिस का कहना है कि भले ही नरेश सिंह को इस मामले में गिरफ्तार अकेले किया गया हो, लेकिन इस वारदात को अंजाम अकेले नरेश सिंह ने नहीं बल्कि उसके 2 और साथीदारों ने दिया था। कैमरामैन अमित के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। और सुबोध मिश्रा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुबोध, बताइए इस बार इस केस में टारगेट कौन लोग होते थे और कैसे ये लोग तय करते थे कि किसको टारगेट करना है? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी डीमेट अकाउंट को हैक करना या उस पर इस तरह से डाका डालना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसके जरिए ही इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जो ब्रोकिंग कंपनी है या जो कंपनी है जहां पे आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं, वो इतनी आसानी से कोई भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको चेंज नहीं करती है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो आपने बात कही है, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये लोग ऐसे लोग को टारगेट करते हैं जो लोग टेक्नो से भी कम हैं या फिर बुजुर्ग हैं, या फिर अगर हम बोल सकते हैं कि जो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं अपने मेल पे या फिर मैसेजेस पे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। उसी का ही फायदा इस वाले केस में भी लिया गया है कि जो शख्स था, जो अपराधी है नरेश सिंह, उसने सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों ही ब्रोकिंग कंपनी में काम कर चुका था। शेर खान जो थी उसमें काम किया था और तकरीबन 10 साल पहले उसने यहां से नौकरी छोड़ी थी। उसके बाद जो दूसरी ग्लोबल इंडिया जो लिमिटेड जो कंपनी है वहां पर उसने काम किया। तो उसने बिल्कुल बाकायदा एक पूरी साजिश रची थी कि किस तरह से ये जो दंपति है, खासतौर से इनके पास जो इनकी दिव्यांग बेटी, मतलब इनके यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो बहुत इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सके। तो बड़े सावधानी से पहले उसने मोबाइल नंबर चेंज कराया, उसके बाद उसने एड्रेस चेंज कराया और उसके बाद इस जो पूरा जो ये अपराध हुआ है, इसको जो डीमेट को जो हैक करके 3 करोड़ के ऊपर के जो शेयर्स थे उनको साफ किया, ये पूरा उसी के तहत किया गया। सबसे बड़ी बात ये है इसमें, अगर बोला जाए तो किस्मत की बात थी इस बुजुर्ग जो दंपति है कि समय रहते इनको वो जो इंटीमेट लेटर है वो मिल गया और वो लेकर के ये पुलिस वालों के पास गए और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जिसमें इन लोग ने पैसा जमा किया था। और उसके बाद पूरी कार्रवाई की, सीसीटीवी जो थे फुटेज है, बाकी चीजों को खंगालते हुए ये बाकायदा आरोपी के तक पहुंचे। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है, इसलिए सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो यही है कि सावधानी रखें और जितनी जल्दी हो सके अपनी बात पुलिस तक पहुंचाए अगर आपके साथ इस तरह का अपराध होता है। बिल्कुल, और जी बिजनेस तो आपके साथ हमेशा से है ही। हमने जब से ये ऑपरेशन डीमैट डाका अपना शुरू किया है तब से इस पर बहुत सारे कार्रवाइयाँ हुई हैं। पुलिस ने, आपको याद होगा कि उसमें 4-5 लोगों को पहले तो गिरफ्तार किया था जब हमने ऑपरेशन डीमैट डाका चलाया था। इसके बाद सेबी ने एक्शन लिया, जो एक्सचेंजेस हैं उनको कहा गया कि आप आईपी एड्रेस ट्रैक करेंगे, ये भी हमारी खबर का असर था। इसके अलावा देखिए, पलक झपकते ही आपके पोर्टफोलियो के सारे शेयर जो है वो बेचकर उसकी जगह आपके खाते को पेनी स्टॉक, छोटे शेयरों या इलिक्विड स्टॉक से ये भर देंगे, मनमानी करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको बहुत सतर्कता से अपने डीमैट खाते का ध्यान रखना है। ये मान के चलना है कि आपका डीमैट खाता सुरक्षित नहीं है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके आगे बढ़ना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुबोध आपका। और जी बिजनेस एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस तरह की खबरों को उठाता रहेगा। आपको सतर्क करने का ये जो हमारा अभियान है ये चलता रहेगा। टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। अधिग्रहण के बाद न सिर्फ एयर इंडिया के मैनेजमेंट में सुधार आया है बल्कि इसकी परफॉर्मेंस में भी सुधार देखने को मिला है। एयर इंडिया के ऑन टाइम परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। कितना सुधरा है, पूरी डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी कुशल से।
तो एयर इंडिया ने ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिहाज से एक नया कीर्तिमान रचा है और 8 साल बाद ये पहली बार ऐसा है कि जब एयर इंडिया ऑन टाइम परफॉर्मेंस में पहले पायदान पर आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अक्टूबर 2019 में लगभग 54.3% का ऑन टाइम परफॉर्मेंस का इसका परसेंटेज था और उसमें 6 एयरलाइंस में सबसे निचले स्तर पर ये कंपनी थी। पर जिस तरह से टाटा ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया जनवरी में, उसके बाद एक कंप्लीट टर्न अराउंड हमें देखने को मिला, क्योंकि नई सीईओ की नियुक्ति हुई थी जिसमें कैंपबेल विल्सन का सबसे बड़ा अगर कोई फोकस एरिया था तो वो था ऑन टाइम परफॉर्मेंस का। और अक्टूबर महीने में इस चीज का क्लियर कट रिफ्लेक्शन भी आता हुआ नजर आया और 90.8% ये आंकड़ा निकल कर आया ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिहाज से एयर इंडिया का। जबकि दूसरी अन्य एयरलाइंस की अगर आप बात करें तो विस्तारा और एयर इंडिया 89.1% पर सेकंड स्पॉट पर थी, वहीं इंडिगो 87.5% यहां पर इनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस दर्ज होता हुआ दिखा। इनफैक्ट डीजीसीए के आंकड़े के अनुसार अगर आप घरेलू मार्केट शेयर भी देखेंगे तो एयर इंडिया करीबन 9.1% पर इनका मार्केट शेयर है अभी अक्टूबर महीने में, और इंडिगो का जो मार्केट लीडर है 56.7%। बट ये मार्केट शेयर जो है आगे चलकर बदल सकता है जिस तरह से ऑन टाइम परफॉर्मेंस एयर इंडिया की अक्टूबर महीने में आती हुई दिखी, और ये कंसिस्टेंट अगर रहती है तो ऐसा हो सकता है कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंस इंडिगो या फिर अन्य एयरलाइंस को दिया जा रहा है या उनका जो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है वो एयर इंडिया लेता हुआ नजर आए। तो डेफिनेटली एयर इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर अभी बनती हुई दिख रही है। खसरा एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। मुंबई में छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब तक 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खसरे का टीका 9 महीने के पर देने पर, अगर उसकी जगह 6 महीने पर देना शुरू किया जाए तो शायद स्थिति बेहतर हो, क्योंकि खसरे की चपेट में अब 6 महीने के बच्चे भी आ रहे हैं, जबकि इस दौरान उनमें मैटरनल एंटीबॉडीज ऑलरेडी होती हैं। मुंबई में फैले मीजल्स यानी खसरे के संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फुला दिए हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि इस साल खसरे से मरने वालों का आंकड़ा भी दहाई पार कर चुका है। केंद्र सरकार ने मीजल्स के संक्रमण के खतरे को देखते हुए 3 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। वहीं WHO भी मामले पर नजर बनाए हुए है। दरअसल खसरा पैरामाइक्सो वायरस के चलते होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल जाता है। खासकर बच्चे इसकी संक्रमण की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। फिलहाल बच्चों को खसरे का पहला टीका 9 महीने से 12 महीने के बीच दिया जाता है, जबकि दूसरा टीका 16 से 24 महीने की उम्र में दिया जाता है। टीके की दोनों डोज के चूकने पर इसे 5 साल के अंदर बच्चे को दिया जाता है। इसके बचाव को लेकर 2 टीके मौजूद हैं। पहला MMR टीका जो बच्चों और वयस्कों को खसरा, कंठमाला और रुबेला से बचाता है। दूसरा MMRV टीका जो बच्चों को खसरा, कंठमाला, रुबेला और चिकन पॉक्स से बचाता है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मीजल्स के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसके टीके को 6 महीने में देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मीजल्स की चपेट में 6 महीने के बच्चे भी आ रहे हैं। आमतौर पर धारणा है कि 6 महीने के बच्चों में मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं और ऐसे में उन्हें इस दौरान दिया गया कोई टीका असरकारी नहीं होता है। खसरे के लक्षणों की बात करें तो बच्चों में ये 10 से 14 दिनों के बाद दिखने लगता है। इसमें बच्चे को बुखार आता है, सूखी खांसी के साथ बच्चे की नाक से लगातार पानी बहता है, बच्चे का गला सूखने लगता है और आंखों में सूजन आ जाती है। मीजल्स की सबसे प्रमुख पहचान ये है कि बच्चे के चेहरे पर गहरा लाल रंग बन जाता है और उसमें छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं। ये लाल दाने शुरुआत में सिर पर होते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। खसरे के संक्रमण के शिकार रोगी के आसपास रहने वाले लोगों को यह संक्रमण बड़ी आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। खसरे की बीमारी गंभीर होने पर बच्चे में डायरिया और उल्टी भी हो सकती है। कुछ बच्चों में संक्रमण ज्यादा होने से बहरेपन की शिकायत भी पाई गई है। किसी बच्चे में अगर खसरे के लक्षण दिख रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे को पूरी तरह से आराम दें, दूसरे बच्चों से घुलने मिलने ना दें, आंखों पर कोई जोर ना पड़े इसके लिए टीवी ना देखने दें, बाहर से खाने, जंक फूड, मसालेदार खाने से दूर रहें। वहीं खाने में ताजे फल में खासकर खरबूज या अंगूर का सेवन खसरे के संक्रमण से लड़ने में कारगर साबित होता है। भोजन में दलिया के साथ साथ पानी की पर्याप्त मात्रा में सेवन लाभकारी होता है। ऐसे में खसरे से डरने की बजाय इसके बचाव जरूरी है। और हाँ, अगर किसी बच्चे को खसरे का टीका नहीं लग पाया है तो सबसे पहले जाकर टीका लगवाएं, क्योंकि एहतियात में ही सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कैंसर समेत कई बीमारियों का इलाज काफी महंगा होता जा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ एक डोज इन सभी बीमारियों के पूरे इलाज के खर्च के बराबर है और कई मामले में इससे ज्यादा भी हो जाता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए दुनिया की सबसे महंगी दवाई आखिर कौन सी है। भारत में कैंसर के इलाज का औसत खर्च 2.5 लाख से 22 लाख के बीच हो सकता है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसके एक डोज की कीमत $35 लाख यानी करीब 28 करोड़ रुपए है। जी हाँ, एक डोज की कीमत 28 करोड़। यूएस रेगुलेटर्स ने हाल ही में दुनिया की सबसे महंगी दवा को मंजूरी दी है। यूएस रेगुलेटर्स ने जिस दवा को मंजूरी दी है वो हीमोफीलिया बीमारी में लगने वाला डोज है। इससे पहले कि इस दवा के बारे में बताएं, पहले आपको समझाते हैं कि ये हीमोफीलिया बीमारी होती क्या है। दरअसल हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर छोटी मोटी चोट भी लग गई तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ये ब्लीडिंग जानलेवा भी साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस रोग में एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है। ये प्रोटीन रक्त के थक्के जमा कर उसको बहाने से रोकता है, लेकिन जिन लोगों में ये प्रोटीन नहीं होता उनमें खून के थक्के नहीं बनते और इसकी वजह से एक छोटी सी चोट पर भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मौजूदा वक्त में हीमोफीलिया के रोगियों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। इस इलाज के जरिए क्लोटिंग फैक्टर कहे जाने वाले प्रोटीन को इन्फ्यूज किया जाता है। ये प्रोटीन खून के थक्के बनाने में मदद करता है। हालांकि इसका असर काफी समय तक रहता है, इसी वजह से मरीजों को बार बार ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। अब यूएस रेगुलेटर ने हीमोफीलिया बी जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है। इस थेरेपी में एक बार ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। स्टडी में सामने आया है कि सिर्फ एक डोज लेने से ही ये ब्लीडिंग की घटनाओं को 54% तक कम कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, कई मरीजों को इसने बार बार ट्रांसफ्यूजन करने से निजात भी दिलाई है। लेकिन इस एक डोज की कीमत के लिए मरीज को $35 लाख चुकाने होंगे। फिलहाल इस जीन थेरेपी के डोज को यूएस की बायोटेक कंपनी यूनिक्योर एनवी तैयार करेगी। बता दें कि अमेरिका और यूरोप में इस बीमारी के 1 करोड़ 60 लाख के करीब मरीज हैं। वहीं भारत में 1,36,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वन टाइम डोज भले ही काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन ये इस बीमारी के इलाज की दिशा में एक अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है, तब से ही ट्विटर सुर्खियों में है। कर्मचारियों की छटनी करने से लेकर ब्लू टिक के लिए पैसे वसूलने के फैसलों को लेकर इलॉन मस्क की काफी ज्यादा आलोचना भी होती है और वो चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन इस बीच इलॉन मस्क ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी दी है। इलॉन मस्क ने बताया है कि कैसे आप ट्विटर से आने वाले दिनों में पैसे कमा सकते हैं। ट्विटर को जब से इलॉन मस्क ने खरीदा है, हर रोज कुछ नए नियम गाइडलाइंस आते ही रहते हैं और इन गाइडलाइंस की जानकारी कोई और नहीं बल्कि खुद इलॉन मस्क ट्विटर के जरिए ही दे रहे हैं। अब मस्क ने बताया है कि कैसे आप ट्विटर के जरिए आने वाले दिनों में कमाई कर पाएंगे। दरअसल मस्क ने पहले ही ये घोषणा की थी कि वो ट्विटर को ऑल राउंड प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जहां से क्रिएटर्स यूट्यूब की तरह ही पैसे कमा पाएंगे। इस मुद्दे पर एक यूजर ने ट्विटर पर इलॉन मस्क से सवाल किया। यूजर ने पूछा कि क्या सिर्फ वीडियो क्रिएटर्स को ही ट्विटर से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इस पर जवाब देते हुए मस्क ने ट्वीट किया कि आर्टिकल्स को भी मोनेटाइज किया जाएगा, यानी कि वीडियोस के साथ ही आप अपने आर्टिकल्स और रिटन कंटेंट को भी मोनेटाइज कर पाएंगे। हालांकि ये सर्विस कब शुरू होगी, इसको लेकर फिलहाल मस्क की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से ही ब्लू टिक का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। मस्क ने कहा था कि वो ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 वसूलेंगे। हालांकि फिलहाल उन्होंने अपनी इस योजना पर रोक लगा दी है। मस्क ने कहा कि वो ब्लू टिक में कई तरह के बदलाव करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग संगठनों और व्यक्तियों को प्रमाणित करने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विटर में ब्लू टिक समेत कई बदलाव करने की योजना इलॉन मस्क बनाए हुए हैं, लेकिन ट्विटर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से वो क्रिएटर्स जरूर खुश होंगे जो यूट्यूब के अलावा कमाई के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तलाश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बाजार की। मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार आज दायरे में कारोबार करता नजर आया।
आज रेलवे, फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। आज ऑटो, रियल्टी शेयरों में खरीदारी रही, जबकि मेटल और आईटी शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। सरकारी बैंकों से जुड़े शेयरों में अच्छी तेजी रही। बैंक निफ्टी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 92 अंकों की बढ़त के साथ 61,511 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 23 अंकों की तेजी के साथ 18,267 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 272 अंक उछलकर 42,729 पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा एक्शन बता रही हैं नुपुर। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के साथ आज हमारे बाजारों में भी मूड माहौल काफ़ी बढ़िया रहा। निफ्टी देखे, बैंक निफ्टी देखे तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था, लेकिन वॉलीटिलिटी भी काफ़ी थी। आखिरी 1 घंटे में हमने देखा एक शार्प फॉल आते दिखा था मार्केट में। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो डेज लो के आसपास ये इंडेक्स आते दिखा था और करीबन 8,270 के आसपास ये बंद होता आज नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी में आज रिकॉर्ड हाई लेवल था। हालांकि थोड़ी सी बिकवाली वहाँ से आती दिखी, लेकिन काफ़ी स्ट्रेंथ थी आज बैंक निफ्टी में। और 500 मिड कैप की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था। लूजर्स और गेनर्स की बात कर लेते हैं निफ्टी में, तो गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल आज काफ़ी खरीदारी आती दिखी। करीबन 3% के साथ ये स्टॉक ट्रेड करा था। SBI, बजाज फाइनेंस, JSW स्टील में भी आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। लूजर्स की लिस्ट में देखें तो अदानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर की कैटेगरी में था। करीबन 3.5% की गिरावट इस काउंटर पे आती दिखी। पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प और टेक महिंद्रा भी आज दबाव में रहे। स्टॉक्स इन फोकस, आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफ़ी फोकस में, तो काफ़ी तेज़ी नजर आई यहाँ पे। बजट के पहले जितनी भी खबर्स आती है सब्सिडी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होती है इन स्टॉक के लिए। इसी पर आज हमने देखा कि RCL जैसे स्टॉक में 11.5-12% की बढ़त थी। फैक्ट देखें तो 10% ऊपर था। इनफैक्ट आज लूजर्स जो वहाँ पे स्टॉक्स में फोकस है, न्यू एज कंपनीज कंटिन्यूसली हेडलाइन में बनी हो, चाहे वो पेटीएम हो, नायका हो, जोमेटो हो, इन तीनों स्टॉक्स में आज बिकवाली नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो जो टॉप गेनर्स की लिस्ट है उसमें हम RHI मैग्नेस्टिका के देखें तो करीबन 12% की बढ़त थी इस काउंटर पे। NBCC भी आज 11% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था। RVNL कल्याण ज्वेलर्स में भी करीबन 9 से 10% का गेन आते दिखा। लूजर्स की लिस्ट देखें तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। करीबन 8% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद होता दिखा। डिलीवरी में भी आज प्रेशर था, 4% की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड करा था। शैफलर इंडिया और सीएट में भी करीबन 3% की गिरावट आज के मार्केट में दिखी। चलिए जरा फटाफट से यूएस मार्केट का हाल देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार इस वक्त नजर आ रहा है। तो आप देखिए रेशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है यूएस मार्केट। डाउ जोन्स आप देखिए 34,175 के स्तर पर लगभग 77 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक में भी आप देखिए 78 अंकों की तेजी 11,253 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और 4,020 के स्तर पर मामूली बढ़त के साथ S&P भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और अब हमारे मार्केट्स आगे किस तरह की चाल अख्तियार कर सकते हैं, बाजार पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, बताने के लिए मेरे साथ सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी सर जुड़ चुके हैं। विकास सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कल एक्सपायरी है, किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल दीपक, देखिए पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार एटलीस्ट पॉजिटिव बंद होने में सफल हुए। हालांकि आप निफ्टी के लेवल पे देखेंगे तो हल्की फुल्की तेजी थी, बट ब्रॉडर मार्केट या पर्टिकुलर सेक्टर्स देखेंगे जैसे फर्टिलाइजर अभी बातें हो रही थी, या बैंक सेक्टर या मेटल्स है, उन्होंने आज अच्छा किया। मुझे लगता है कल चूंकि एक्सपायरी का मंथली एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी वोलेटिलिटी तो रहेगी बाजार में, बट ओवरऑल बाजार पे मैं बुलिश हूँ। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इंटरनेशनल क्यूज भी सब पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी में रहना चाहिए और यहाँ से आने वाले दिनों में अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जनवरी से फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल सभी शेयरों के सेटलमेंट का T+1 सिस्टम लागू हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंजेस ने आज ये जानकारी दी है। T+1 का मतलब है कि शेयर की खरीद या बिक्री के ऑर्डर के 1 दिन में शेयरों का सेटलमेंट पूरा होता है। मान लीजिए आपने सोमवार को कोई शेयर खरीदा तो मंगलवार को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। पिछले साल सितंबर में सेबी ने T+1 सेटलमेंट चरणों में लागू करने के आदेश दिए थे। श्रम मंत्रालय ने अमेजॉन इंडिया के पब्लिक पॉलिसी मैनेजर को तलब किया है। एम्प्लॉय यूनियन नाइट्स यानी कि नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सीनेट की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। नाइट्स ने छटनी में श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन कॉर्पोरेट और IT क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 10,000 लोगों की छटनी करने की योजना बना रही है। ये छटनी दुनिया भर में काम कर रहे कर्मचारियों से की जाएगी।
आईफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में हिंसा की खबर है। चीन के हिन्नान प्रांत में फॉक्सकॉन फैक्ट्री के कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। कर्मचारी सख्त कोविड प्रतिबंधों, वेतन नहीं मिलने और कोरोना संक्रमण के फैलने से घबराहट में हैं और फैक्ट्री में प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉक्सकॉन ने भी कर्मचारियों के प्रदर्शन की पुष्टि कर दी है। फॉक्सकॉन ने अपने बयान में कहा है कि कर्मचारी प्लांट की स्थिति और वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने इस बात का खंडन किया कि वो नए कर्मचारियों को कोविड पॉजिटिव स्टाफ के साथ रख रही है। बैटरी मैन्युफैक्चरर्स बैट्रिक्स ने हीरो इलेक्ट्रिक्स के साथ करार किया है। इस करार के तहत कंपनी मेड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरीज बनाएगी। कंपनी की तरफ से तैयार की जाने वाली इन बैटरीज के हीरो इलेक्ट्रिक की ई स्कूटर रेंज में इस्तेमाल किया जाएगा। बैट्रिक्स ने 3 लाख बैटरी की सप्लाई करने का लक्ष्य रखा है। बैट्रिक्स एडवांस लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। और आइए अब देखते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरें। इजराइल के यरूशलेम में 2 बस स्टॉप पर धमाके की खबर है। धमाके के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। धमाके में किशोर की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रारंभिक जांच के मुताबिक पहले धमाके वाले घटनास्थल पर एक बैग में बम रखा गया था। इसके आधे घंटे बाद दूसरा धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों धमाके 5 किलोमीटर के दायरे में हुए। धमाके की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम पहुंची और मामले की जांच कर रही है। तुर्की के राजधानी अंकारा के अलावा इस्तांबुल और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप के झटके से 22 लोगों के घायल होने की खबर भी है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कुछ लोग डर के मारे इमारतों से कूदते नजर आए। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक भूकंप का केंद्र दुत्से प्रांत था, जो कि इस्तांबुल से 200 किलोमीटर दूर है। अमेरिका की वर्जीनिया में बीती रात वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में हमलावर भी शामिल है। एक चश्मदीद ने बताया कि स्टोर के एक मैनेजर ने ही अपने स्टाफ पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि वॉलमार्ट के अंदर हमलावर की डेड बॉडी मिली है और इस हफ्ते में होने वाली मास शूटिंग की यह दूसरी घटना है। इसके पहले कोलोराडो में एक क्लब में फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा लगातार 7वीं बार डडेलधुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसके बाद 21 नवंबर को वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। उनकी नेपाली कांग्रेस पार्टी अभी तक 11 सीटें जीतकर सबसे आगे चल रही है। बताएं कि नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का दांव चुनाव में काम आता नहीं दिख रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो इलेक्शन जीते तो भारत के 3 हिस्सों को नेपाल में मिलाएंगे। कुछ स्पोर्ट्स खबरें। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की धमाकेदार शुरुआत की है। अपने पहले मुकाबले में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से करारी शिकस्त दी। फ्रांस के लिए ओलिवियर जिरूड ने 2 और एम्बापे और रेबियोट ने 1-1 गोल दागे। पूरे मुकाबले में फ्रेंच खिलाड़ियों ने कुल 672 पास पूरे किए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 399 पास पूरे कर पाई। फ्रांस की टीम को इस मुकाबले में 8 कॉर्नर्स और 11 फ्री किक मिले। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को 1 कॉर्नर और 5 फ्री किक हासिल हो पाए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के 7वें मैच में पोलैंड का सामना मेक्सिको की टीम से हुआ। दोनों टीमों के बीच ग्रुप सी का ये मुकाबला 0-0 से बराबरी पर छूटा। दूसरे हाफ में पोलैंड के पास गोल करने का एक शानदार मौका मिला। 55वें मिनट में मिली पेनल्टी पर पोलैंड के स्टार प्लेयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की गोल नहीं कर पाए। इससे पहले ग्रुप सी के एक अन्य मुकाबले में मंगलवार को सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में सऊदी अरब से अर्जेंटीना की हार एक ऐतिहासिक पल बन गया। जीत के बाद सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान किया था कि बुधवार यानी कि आज सऊदी अरब में सरकारी छुट्टी होगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से लेकर अलग अलग शहरों छोटे कस्बों तक इस जीत का जश्न मनाया गया और लोग सड़कों पर उतर आए। फैंस की ओर से कहा गया कि यह हर फुटबॉल फैन के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि एक छोटी टीम ने खेल की दुनिया के बड़ी ताकत को मात दे दी। और अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों की। अभिनेत्री तापसी पन्नू की फिल्म ब्लर का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। तापसी ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करके ये जानकारी दी है। सिनेमाघरों में शाबाश मिट्ठू और दोबारा जैसी फ्लॉप फिल्में देने के बाद तापसी की अगली फिल्म ब्लर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।
साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट भी रिवील की है। फिल्म अगले महीने 9 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 ऐप पर रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अजय बहेल ने किया है। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक फिल्म के शोज देश के चुनिंदा शहरों में 24 घंटे चलेंगे। पहले शो 16 दिसंबर को मिडनाइट 12 बजे से शुरू होगा। फिल्म को लेकर इतना तगड़ा बज़ है कि रिलीज के 25 दिन पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। करीब 2000 करोड़ में बनी इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स, VFX, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं। फिल्म को इंग्लिश और हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। यही वजह है कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। फिल्म के 6वें दिन के कलेक्शन के 10 करोड़ होने का अनुमान है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई अब 96 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। बता दें कि दृश्यम 2 मलयालम भाषा में इसी नाम से बनी फिल्म का हिंदी रीमेक है। मूल फिल्म में मोहनलाल ने लीड रोल निभाया था, जबकि इसमें अजय देवगन के साथ तब्बू ने अहम भूमिका निभाई है। और कांतारा ने कमाई के मामले में दुनिया भर के 400 करोड़ का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है। अकेले कर्नाटक में फिल्म ने 168 करोड़ का कलेक्शन कर KGF 2 तक को पीछे छोड़ दिया। मामूली बजट में बनी इस फिल्म की कमाई देखकर हर कोई हैरान है। फिल्म की कमाई ऐसे बढ़ती रही तो जल्द ही ये रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र और कमल हासन की फिल्म विक्रम के लाइफ टाइम बिजनेस को भी पीछे छोड़ देगी। हिंदी लैंग्वेज में फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन किया, जो हाल ही में रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों से ज्यादा है। हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें पुणे के पंडित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक 77 वर्षीय विक्रम गोखले की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। विक्रम गोखले ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम, भूल भुलैया, मिशन मंगल, दिल से, दे दनादन, हिचकी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में शानदार काम किया। साल 2013 में मराठी फिल्म अनुमति के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिल चुका है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZEE India 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।